आंसर देते कि नहीं डराने के लिए किया, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता डराने के लिए। इंडिया के पास इतनी ताकत है कि अगर इंडिया को उखाड़ना होगा तो कल पाकिस्तान साफ कर देगा एक दिन में। अगर इंडिया चाहे तो रातों रात पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता है मैप से, पर वो इंडिया नहीं करेगा। ये है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आतिफ इकबाल है और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ मेरे प्रिय मेरे बड़े भाई आलोक सर की। और चल के आलोक भाई की वीडियो में देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैंने आलोक भाई की वीडियो देखी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी आलोक भाई से कोई दुश्मनी है, मैं आलोक भाई को बहुत अच्छे से उनके साथ कनेक्टेड हूँ, क्लोज हूँ, बातें करता हूँ। और एक बहुत अच्छा है ना, बड़े छोटे भाई का रिलेशन बिल्ड है। द रीज़न आई एम नॉट एबल टू रिएक्ट टू हिज वीडियोज एज मच इज़ जस्ट कि टाइम की बहुत कमी होती है। और अगर आलोक भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर, मैं देखना चाहता हूँ कि आलोक भाई वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं मेरी। यूजुअली वो देखते हैं, पर मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उनका भी काम होता है, मेरा भी काम होता है, उनको भी घर संभालना होता है, मुझे भी घर संभालना होता है। इवन दो मैं उनके साथ कोलैब करने वाला हूँ, बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ अपने काम को लेके, वो भी अपने काम को लेके बहुत फंसे हुए हैं। और हम दोनों का टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कोलैब करने वाले थे, बट ये होता है कि वहाँ जब रात होती है तो यहाँ दिन हो जाता है, यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात हो जाती है। जब वो अवेलेबल होते हैं तो मैं काम पे होता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो ये एक थोड़ा सा एक बहुत बड़ा ना टाइम का बहुत इश्यू हो रहा है। बट एनीवे, तो मैंने उनकी वीडियो पर रिएक्ट नहीं किया था बहुत टाइम से, तो मैं सोच रहा था कि उनकी एक जो नई वीडियो आई है चल के उस पर रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को मैंने भी कवर किया है। बेसिकली जो टॉपिक है कि ब्रह्मोस ने कैसे जाके बाई मिस्टेकनली, जो कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया बाद में, पहले तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये इंडिया से अटैक हुआ है, फिर एक दिन बाद आई थिंक आफ्टर सर्टेन आवर्स फिर उसके बाद इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम मेंटेनेंस के टाइम पे ये ऐसी चीज़ हो गई है। लोग इसके बारे में अलग अलग अपना ओपिनियन रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के मारा है, काफ़ी लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जानबूझ के नहीं मारा है। अगर मारा होता तो वॉर हेड लगा के मारा होता, बगैर वॉर हेड लगा के मारने का कोई सेंस नहीं बनता है। यानी कि वही बात हो गई ना कि अगर मैं आपको चाकू घुसेड़ रहा हूँ आपके पेट में, पर चाकू का कवर लगा हुआ है, तो थोड़ी ना आपके पेट के अंदर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर अटैक करना भी होता है तो वो एक एक फुल अटैक होता है। तो इसके लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंटेंशनली किया, काफ़ी लोगों ने कहा उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड था, अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि उसके अंदर उसको टर्न करने का भी फीचर है ब्रह्मोस के अंदर, कि हम उसको टर्न कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल तक हम उसको मोड़ सकते हैं, है ना। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि वो गाइडेड मिसाइल है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, उसके बाद जाके मिसाइल जो होता है एक पर्टिकुलर पे लॉन्च किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बस अपने आप उड़ गया अचानक। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं इसके ऊपर, है ना। मैं किससे एग्री करता हूँ? टू बी ऑनेस्ट, मैं डिफेंस का नहीं हूँ। मेरा एक बहुत ही छोटा भाई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हिमांशु, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। उसका ट्विटर अकाउंट है IDCN, मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया, आई थिंक इंडियन डिफेंस क्या, ओह गॉड, मैं IDCN का फुल फॉर्म भूल गया, मुझे उससे पूछना पड़ेगा IDCN का फुल फॉर्म है क्या। पर आई थिंक उसने IDCN से बदल के डिफेंस कोर रख लिया है गेस। तो आप उसको ट्विटर पे सर्च कर सकते हो, यानी तो आप मेरे ट्वीट्स पे उसको देख सकते हो कि वो काफ़ी बार मुझे टैग करता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, डिफेंस के मामले में। और आलोक भाई तो हैं ही एक्सपर्ट, बट बिकॉज आलोक भाई अवेलेबल नहीं हो पाते तो मैं उनसे उतना कोलैब नहीं कर पाता हूँ। पर हिमांशु अवेलेबल है। हिमांशु बहुत एक्सपर्ट है डिफेंस के मामले में। इतना एक्सपर्ट है कि शायद पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल को भी वो साइड कर दे। तो मैं और हिमांशु मिलके हम लोग वेडनेसडे को कोलैब करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हिमांशु अपना इंडियन डिफेंस का जो एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ पे रखे, क्या सोचता है इंडियन डिफेंस, क्या सोचते हैं, अलग अलग चीज़ें वो रखे, क्योंकि मेरे आंसर से ज़्यादा उसका आंसर ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये हम करने वाले हैं, एक साथ में वीडियो बनाने वाले हैं। वेडनेसडे को लाइव होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब US के 12-1 बज रहे होंगे तो आपके इंडिया के 9:30 या 10:30 रात के हो रहे होंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं, 1 घंटे का या 1.5 आवर का मैं डिबेट रखूँगा लाइव, और हम दोनों ही बात करेंगे और कोई नहीं बात करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप जुड़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। यूजुअली मैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में लाइव नहीं रखता हूँ, पर ये मुझे लगा कि रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वेडनेसडे को लाइव करेंगे, प्लीज़ जुड़िएगा लाइव। वेडनेसडे को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक और चैनल है आतिफ रिएक्ट, उससे जाके जुड़िए, मैं वहाँ पर रिएक्शन डालूंगा और अपने
प्रिय आलोक भाई, मेरे जो बड़े जो ज्येष्ठ बड़े भाई हैं, मैं उनकी वीडियो वहाँ डालूंगा, इस चैनल पे नहीं डालूंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम एंड कू ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है वन आतिफ इकबाल, ठीक है। और आप मुझे डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ हैं, किसी साइंस में एक्सपर्टीज़ है, और डिफेंस में हिमांशु एक्सपर्टीज़ है, वो भी वहाँ पे है। आप सबसे बातें कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए थोड़ा एक्सप्लोर करिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चले फिर आलोक भाई की वीडियो देखते हैं, आखिर देखते हैं आलोक भाई क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अब ये साफ हो चुका है कि बुधवार की रात पाकिस्तान में जो एरियल ऑब्जेक्ट गिरा था, जिसके बारे में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक मिसाइल थी। और इससे पहले जो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि भाई जो जानकारी मुझे मिली थी उस वक्त का, उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था। अब ये जानकारी नई आ गई है कि भाई जो मिसाइल गिरी थी वो भारतीय मिसाइल थी। भारत ने मान लिया है कि वो मिसाइल भारत से ही छोड़ी गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा भारत को किन किन रूप में आगे आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। और यह गलती कितनी बड़ी है, भारत की तरफ से की गई गलती, कि इसका नतीजा युद्ध हो सकता था। और इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अगर युद्ध शुरू हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ भारत होता। इस पूरी घटना ने भारत के लिए तो चिंता की रेखाएं खड़ी की ही हैं, खींची ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल नजर आ रही है। पाकिस्तान की भी कमियां इसमें दिख रही हैं। इन सब पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पाकिस्तानी सेना की भी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ इसलिए, पाकिस्तान की सेना तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक युद्ध को टाल दिया अपने शांत क्या कहें उसको, जवाब देकर। और इसका नतीजा युद्ध हो सकता था। और अगर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने मिसाइल भी दाग दी होती तो इसका दोष भारत पर होता। बिल्कुल पाकिस्तान की गलती नहीं होती, क्योंकि भारत की तरफ से उसके ऊपर मिसाइल दागी गई, एक्ट ऑफ वॉर हो जाता। तो पाकिस्तान के पास ये हक था जवाबी कार्रवाई करने का, और अगर वो मिसाइल जवाब में दागता तो उसकी कोई गलती नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बहुत शांति और सौम्यता से इस पूरी घटना को लिया। और इस पर तो बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, भले ही वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा काम किया है पाकिस्तान की सेना ने तो इसके लिए तारीफ बनती है। और साथ ही मैं भारत सरकार की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी है। बिल्कुल, उन्होंने छुपाया नहीं इसे, गलती मानी, माफी मांगी है पाकिस्तान से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस पर आधिकारिक स्टेटमेंट जारी की गई है। देखिए, ये है वो स्टेटमेंट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 9 मार्च को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से गलती से मिसाइल फायर हो गई। भारत सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इसके लिए एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी गई है। पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी है। ये घटना बेहद खेदजनक है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। देखिए, भले ही भारत सरकार की तरफ से इस घटना पर माफी मांगी गई है, खेद जताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो सेना का कोई भी कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये गलती ऐसी गलती थी कि इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। आप सोचिए, मिसाइल में वॉरहेड नहीं था, इसके बाद भी जहां ये गिरी है वहां नुकसान ठीक ठाक हुआ है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि मिसाइल के हिट होने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई दीवारें टूट गई हैं। मान लीजिए अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता।
भगवान का शुक्र मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जहां मिसाइल गिरी है वो आबादी वाला इलाका है। वो नो मैन भारत के जोन एक में। मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट हैं शिव, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया है कि मिसाइल मियां चन्नू में कहां गिरी थी। देखिए, ये जहां पर इन्होंने पिन किया है, ये जो येलो कलर की पिन आपको नजर आ रही है, यहां पर मिसाइल गिरी है। यानी चारों तरफ आपको इमारतें नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके करीब घर भी हैं, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी है, सीवेज प्लांट भी है, एक तबेला भी है। यानी किस्मत थी कि किसी की जान नहीं गई। देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ गलती मान लेने से काम नहीं चलेगा। भारत की सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जिनका भी नुकसान हुआ है वो भारत सरकार मुआवजा दे उन्हें, क्योंकि भाई ये भारत सरकार की गलती की वजह से हुआ है और पूरा मुआवजा, पूरी भरपाई की जानी चाहिए पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा हिसाब तो यही कहता है। आई एग्री। और मैं क्यों इसे इतनी बड़ी गलती कह रहा हूं, इसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस वक्त ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया परेशान है, रूस यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, ऐसे में एक और युद्ध शुरू हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच, वर्ल्ड वॉर तो ये 3 का बिल्कुल इंस्टिगेट ठीक हो नहीं जाए। होता। और मैं एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की यहां पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है शांत ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल करने का। लेकिन अब चूंकि भारत की तरफ से गलती हो गई है, अब चूंकि भारत ने मौका दे दिया है, तो पाकिस्तान इस गलती को भुनाने का जो उसका तरीका है वो इसे नहीं छोड़ेगा। वो हर मंच पर इस बात को लेकर जाएगा। मैंने बोला था ये पहले भी। खिलाफ भारत की मुश्किलें वो बढ़ाएगा। भारत के लिए कई तरह से मुश्किल बढ़ेगी। पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि वो भारत के मिसाइल तकनीक पर एक बार फिर से सवाल उठाए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से DGISPR ने बिना देर करते हुए ये सवाल भी उठा दिया था। ये दो चीजों को बड़ा वाज़ेह बयान करता है। एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो इस तरह की हाईटेक चीजों को देख रही है, उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को जाहिर करता है कि वो क्या है। काफी बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। और दूसरा, ये उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में, और उसको मजीद उनको काफी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। जाहिर है, इतनी बड़ी गलती अगर होगी तो कोई भी दुश्मन मुल्क उसका फायदा उठाएगा। सेना को जो कहना था उसने कह दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने ट्वीट कर दुनिया से अपील की है कि भारत के इस एक्शन के खिलाफ संज्ञान लिया जाए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया को चाहिए कि वो भारत के व्यवहार, उसकी राजनयिक दिशा और अपने पड़ोस में शांति और स्थिरता की आवश्यकता के प्रति उसकी उपेक्षा के बारे में अपनी बंद आंखों को खोलें। दुनिया को इस घटना को तत्काल संवेदनशीलता और अलार्म के साथ देखना चाहिए। ये तो हो गई पाकिस्तानी सरकार की बात। वैसे दुनिया की तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। हर बड़े अखबार ने, हर बड़े इंटरनेशनल अखबार ने इसे कवर किया है। चलिए ठीक है, भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी और पाकिस्तान भी अगर ये कदम उठा रहा है तो वो भी जायज है, वो उठाना चाहिए, क्योंकि भाई मिसाइल आके भारत की गिरी है, भारत ने गलती की है, तो उसका फायदा वो उठाएगा और उठाना चाहिए उसको। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर भी सवाल बिल्कुल हो गए हैं। वो फेलियर दिखाया उनका। और ये सवाल मैं तो उठा ही रहा हूं, ये सवाल पाकिस्तान के भीतर से भी उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाने इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इससे अगर मिसाइल घुस गई है उसमें, तो आपके एयर डिफेंस में कहीं ना कहीं कमजोरी है। बिल्कुल और इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये सवाल उठने जायज हैं। और क्योंकि अभी आपने कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले ही चाइना से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल चाइना से लिया था उन्होंने एयर डिफेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सिस्टम लगा था तो ये मिसाइल क्यों नहीं मार गिराई गई? क्यों ये मिसाइल हवा में उड़ती हुई 124 किलोमीटर का सफर उसने पाकिस्तानी सीमा के भीतर तय किया और वो जाकर पाकिस्तान में गिर गई? मतलब उसमें एक तो ये था कि आइस के खिलाफ, सुपरसोनिक के खिलाफ हमारे पास भी तो है ना एंटी मिसाइल सिस्टम चाइना का दिया हुआ। तो चाइना से हमने जो पिछले दिनों ही लिया है, तो क्या वो इस इलाके के अंदर उसकी बैटरियां मुतय्यन नहीं थी या उनकी रीच में नहीं था? इस तरह के सवाल जो हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पूछे गए, लेकिन उन्होंने इनको बड़े टैक्टफुली प्यार से वो किया। इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा
तो हम उसको मार गिराएंगे। अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा, तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो चंबे की बात है, जो एस्टोनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गए। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है तो उसको गिराया क्यों नहीं गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है। हम तो रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहे हैं कि 124 किलोमीटर के अंदर आ गए। जाहिर है सवाल तो उठेंगे, क्योंकि मैं याद दिलाता चलूं कि बालाकोट में जब स्ट्राइक की थी भारतीय वायुसेना ने, तो उस समय भी ये बात सामने आई थी। मुझे याद है कि जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो खटक शायद हैं, उनसे जब सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि भाई अगर वो विमान अंदर आए, विमान इतनी अंदर तक आए भारतीय वायुसेना के, तो उसको मार क्यों नहीं गिराया गया, उसको शूट डाउन क्यों नहीं किया गया, तो इसका जवाब खटक साहब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि रात हो गई थी और ये था और वो था, वो किसी तरह जवाब को टाल गए। अब दोबारा जब भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया, उसमें करीब 125 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी, तो फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों भारतीय मिसाइल को शूट डाउन नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान में इसे लेकर प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है कि उसने भारत के मिसाइल को मार गिराया है। ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि जो मिथ था कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, वो मिथ मियां चन्नू में दफन हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल ही है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है हकीकत टीवी। उसने भी अपने वीडियो में दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि हकीकत टीवी के प्रोपेगेंडा को उसके पाकिस्तानी दर्शकों ने ही ध्वस्त कर दिया। कमेंट सेक्शन में उसके एक व्यूअर मोहम्मद बिलाल ने लिखा कि आईएसपीआर ने साफ कहा कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई है, बल्कि अपने आप गिरी है। एक दूसरे यूजर इफ्तिखार अहमद ने भी वही लिखा कि डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि मिसाइल अपने आप गिरी, ना कि पाकिस्तानी एयरफोर्स या फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस के द्वारा शूट डाउन हुई। एक और यूजर ने लिखा है कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कंफ्यूजिंग थी, उन्होंने इंटरसेप्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक कम अहमियत वाली जगह पर गिरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एनकरेजिंग नहीं थी। यानी कुल मिलाकर ये बात जो फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो कि डीजीएसपीआर ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा कि वो खुद गिरा है। कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने उसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरह जो है वो चीज जो है वो नीचे गिरी और हमने उसको इतनी देर क्यों नहीं रोका, क्या वो कहीं और जा रही है, क्यों उसको मॉनिटर कर रहे थे। एनीहाउ, यानी ये बात तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में लूप था, तभी भारत के मिसाइल वहां तक पहुंच पाई। चलिए, आपने ट्रैक किया, आपको सब पता था, लेकिन आप उसे शूट डाउन नहीं कर पाए। और ये तब है जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आपके जो इमरान खान है, उन्होंने कहा था कि कोई भी ड्रोन, कोई भी चीज आएगी तो वो शूट डाउन कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये जो सवाल है कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूं वो जरा उसको न्यूट्रल होकर सोचिएगा। अगर ये मिसाइल भारत ने जानबूझकर फायर की है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत ने ये सोचा हो कि चलो ऐसा करके एक बार टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम में क्या कोई लूप होल है, क्या कोई कमजोर कड़ी है जहां से भारतीय अपने मिसाइल को एंटर करा सकता है। तो अगर ऐसे सोचा जाए तो भाई भारत तो अपने मिशन में कामयाब हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसी ही मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से गलती से फायर की गई होती, तब भी मैं ये सवाल उठाता, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मिसाइल फायर करने में ऐसा नहीं होता कि बटन दबाया और मिसाइल उड़ चली। उसे टेस्ट फायर करना हो या फिर हकीकत में दुश्मन देश पर फायर करना हो, इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें कई लोग शामिल होते हैं, एक चेन ऑफ कमांड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ने चाह लिया कि मिसाइल फायर कर दूं, तो ये मुमकिन नहीं है। यही मैंने डिस्कस करा था लाइव डिबेट में। होता है जब उसके सारे एलिमेंट एक साथ मिलकर कमांड को पूरा करें। इसमें उसके फायर कंट्रोल सिस्टम से लेकर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी शामिल है। हाँ, एक बात हो सकती है कि मिसाइल फायर की गई पूरे कमांड के साथ, लेकिन बाद में तकनीकी खामी आ गई, वो कंट्रोल में नहीं रह गई और वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई, या उसने कोई डिफॉल्ट नेविगेशन कमांड उठा लिया जिसमें पहले से ही पाकिस्तान का कोई टारगेट डाला गया होगा।
कहने का मतलब यह है कि हकीकत तो पाकिस्तान कभी नहीं जान पाएगा कि क्या वाकई मिसाइल गलती से फायर हुई या फिर गलती की आड़ लेकर जानबूझकर फायर की गई। जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया, फिर गलती से गिर गया। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमजोर है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा अपील की कि भारत ने ये तजुर्बा करना था और उसने इस इलाके के अंदर जिस कॉरिडोर में करना था उससे एयर ट्रैफिक नहीं गुजरती, तो लिहाजा उसने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। सर्टन लेवल पे आके उनका उससे कंट्रोल हट गया और वो 90 के जाविये के ऊपर मुड़ के पाकिस्तान घुस गया। आप कहेंगे कि कितना अकलमंद बम्ब सी, वो पर्दे बाजार क्यों नहीं बढ़िया है, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि शायद इसको ये भी एक हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की उस कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये डाइवर्ट किया हो ताकि हम उसके ऊपर मिसाइल मारें और उसको हमारी थोड़ा सा एग्री नहीं करता इस टॉपिक से, लोकेशंस का सलाहियतों का पता चल जाए। नहीं, आई डोंट एग्री। जाहिर है इस पर लंबे वक्त तक चर्चा होगी, भारत में भी चर्चा होगी और पाकिस्तान में भी चर्चा होगी। और साथ ही एक और सवाल उठ रहा है, भारत से वो ज्यादातर सवाल उठ रहा है कि भाई ब्रह्मोस अगर मिसाइल थी, मान लिया जाए कि मिसाइल ब्रह्मोस थी, तो वो अब पाकिस्तान में जाकर गिरी है। अब क्या वहां जो उसका मलबा है, जो उसकी डबरी है, रिवर्स, क्या उससे रिवर्स टेक्नोलॉजी कॉपी कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल? ये पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा है। इस सवाल का जवाब देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल को कॉपी करके बना चुका है, वो भी तब जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी। 3 बार पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की कॉपी बना ली है, जिसे बाबर मिसाइल कहा जाता है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा साल 2020 का ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल उन्हें बलूचिस्तान में मिली थी, जिसे वो लेकर आए, फिर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद बाबर नाम से क्रूज मिसाइल बना ली। लेकिन उस टोमाहॉक में और इस भारतीय मिसाइल में फर्क है। टोमाहॉक उन्हें बिल्कुल सही सलामत मिली थी, यानी उसमें किसी तरह की कोई डैमेज नहीं थी। अच्छा, जबकि मान ले कि ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही है तो इसकी हालत तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये पूरी तरह तबाह हो चुकी है, छोटे मोटे पुर्जों के अलावा और कुछ भी साबुत नहीं दिख रहा है। इसीलिए मेरे हिसाब से इसकी नकल बना पाना पाकिस्तान के लिए करीब करीब नामुमकिन है। बाकी इस पर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अल्फा डिफेंस का चैनल है यूट्यूब, वहां पर उन्होंने इस पर बड़े ही विस्तार से वीडियो बनाकर रखा है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है जो हालात दिखे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि सही और सटीक और सबूतों से भरा हुआ वीडियो यहां आपको मिलता है डिफेंस डिटेक्टिव पर। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ऑलराइट, तो वीडियो हो गई है ओवर। और मैं जो आलोक भाई ने जो चीज़ें कही हैं अपनी वीडियो में, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं लाइव डिबेट में, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सब लोगों ने अलग अलग ओपिनियन रखा था और वो सारे ओपिनियन इन वीडियो में कवर होते हैं। आलोक भाई ने जो बात कही आर्मी को लेके, यस ये फैक्ट है कि आर्मी ने सही डिसीजन लिया, दोनों ने मिलके। मतलब इसमें इंडिया की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इंडिया ने जाके बड़प्पन दिखाया और उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे हुई है गलती और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया ने डिनाई नहीं करा, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग वाली चीज़ है।
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं आलोक भाई से भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी क्लेम किया है कि हम ये मिसाइल लेके चाइना के पास जा सकते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पर काफ़ी ज़्यादा लाइव डिबेट में मुझे लोगों ने कहा था कि पर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आई थिंक एक ब्रह्मोस बनाने का ही आई थिंक कॉस्ट जो है $1 बिलियन में है। एंड आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अभी उस इकोनॉमिकली स्टैंड पे खड़ा है कि वो उससे ज़्यादा खर्च कर सकता है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आपको तो उल्टा और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे उस चीज़ पे। फटे हुई टूटी हुई चीज़ों को पहले आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, फिर उससे आप इंजीनियरिंग करके आप चीज़ें करोगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फाइनेंशियली। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, तो जो कि आलोक भाई ने भी इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। अगेन आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जहाँ पे आलोक भाई ने एक और बात यहाँ पे कवर करी है कि इंडिया ने गलती करी, माना पाकिस्तान ने गलती किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। और ये बात मैंने डिबेट में बोली थी कि पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड है अब। ये मैंने लाइव में ही बोला था और मैंने डिस्कॉर्ड के ग्रुप कॉलिंग में ही बोला था जब मैं 20-25 लोगों से बात कर रहा था एक साथ। उसके लिए आप डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में है। मैंने वहाँ पे ये बोला था कि अब पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड है और मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि ये इसको यूएन में लेके जाएगा। ये यूएन में तब लेके जाता है जब इस पाकिस्तान से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं होता है, कश्मीर, हिजाब इशू, दिस दैट बुलशिट। तो ये तो अब सीधा इसके कंट्री से रिलेटेड है, ऊपर से ये उस कंट्री नेबरिंग से रिलेटेड है जिसके पीछे ये पड़ रहता है हाथ धो के। तो ये पक्का यूएन में लेके जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये लेके जाएगा यूएन के अंदर। कि कैसे देखो इंडिया हम पे जुल्म कर रहा है, मोदी हम पे जुल्म कर रहा है, ये बोलेगा, ये तो इस पर कोई डाउट नहीं जाने वाला है। अगेन मैंने भी डिबेट में ये बोला था कि देखो कोई भी मैंने बोला कि यार एक सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा मिसाइल है, क्या वो ऐसे ही उड़ जाएगा? मतलब उसके बहुत सारे प्रोसीजर होंगे, प्रोटोकॉल होंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आलोक भाई ने भी उस चीज़ को कवर किया है यहाँ पे कि ये सच बात है, कोई भी मिसाइल जाके अटैक करेगा उसके बहुत प्रोसीजर होते हैं, बहुत स्टेप्स फॉलो होते हैं, कमांड, हायर कमांड, उसके बाद जाके ऑफिसर, कैप्टन, अलग अलग जाके उन सबको कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। सिर्फ एक ऑर्डर पे मिसाइल नहीं छोड़ा जाता, तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है वहाँ पे। ये सारी बातें जो आलोक भाई ने कवर करी है ये मैं ऑलरेडी अवेयर था उस चीज़ को लेके और मैंने लाइव डिबेट में डिस्कस भी करा था। यहाँ पे आलोक भाई ने जो एक चीज़ कही है ये भी लोगों ने डिबेट में बोला था, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी लोगों ने कहा था इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है, एक पर्टिकुलर एंगल से, आई थिंक 180 या 90 डिग्री, 70 डिग्री समथिंग, इतना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसको एक सर्टेन डिग्री तक हम इसको रोटेट कर सकते हैं जब ये हवा में होता है ऑलरेडी। तो ये भी हम पॉसिबली कर सकते हैं। और इसको नो मैन लैंड में, नो मैन जोन में इसको गिराया गया और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे क्लेम करी गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली किया गया है? आई डोंट थिंक सो कि इंटेंशनली किया गया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर मैं आपको बंदूक से मारूं पर उसके अंदर गोली नहीं डालूं तो क्या वो मारना कहलाएगा? तो वो लॉजिक नहीं बनता। काफ़ी लोगों ने कहा नहीं इंडिया डराने के लिए कह रहा है। देखो जब कंट्री की डिप्लोमेसी होती है तो वो ऐसे नहीं चलती है कि हम आपको डराने के लिए बोल देंगे, ऐसे नहीं हो रहा। जैसे आपने यूक्रेन रशिया देखा, यूक्रेन के रशिया के बीच में इंडिया का कैसा रोल था, न्यूट्रल रोल था वहाँ पे ना, एब्सटेन कर रहा था, क्योंकि डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। कितनी कंट्री ने प्रेशर डाला पर इंडिया ने एब्सटेन किया, हमेशा न्यूट्रल रहा। तो डिप्लोमेसी कभी भावनाओं पे नहीं चलती है, डिप्लोमेसी चलती है टैक्टिक्स के बेस पे। और मैं नहीं मानता इस बात को कि इंडिया ने डराने के लिए अटैक किया, मैं नहीं मानता। आई एम प्रिटी श्योर कि देयर माइट बी सम अदर रीज़न। उसके लिए आप कल डिबेट पे ज्वाइन करो, मैं कल डिबेट रखूँगा, मैं हिमांशु के साथ जो कि ऑलरेडी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेगा। जो मेरे सवाल हैं मन में, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मैं और वो रहेंगे डिबेट में और आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं यही मानता हूँ कि इंटेंशनली नहीं किया होगा इंडिया ने, अगर करता तो वॉर हेड लगा के करता, पर वॉर हेड भी नहीं था। वही मैंने कहा ना कि मतलब अगर मानो कि ये देखो बोतल है, इसका कैप लगा हुआ है, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी जा रहा है नहीं जा रहा है ना, तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। ये वही है, कोई सेंस नहीं बनता। ऊपर से बहुत लॉस भी तो हुआ ना भाई, हमने एक मिसाइल अटैक कर दिया, वो वेस्ट हो गया। जो पैसे हमने उसमें लगाए थे इट जस्ट गॉन इनटू वेस्ट।
अब वो कोई 100-200 रुपये का तो वो एक पूरा आइटम नहीं रहा होगा ना, ऑब्जेक्ट, उसके पैसे बहुत पैसे होंगे ना उसके, तो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसका कितना पैसा होगा, वो वेस्ट चला गया और उसका कोई रिजल्ट भी हमें नहीं मिला। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इंटेंशनली किया गया होगा, आई डोंट थिंक सो। जिस तरीके से पाकिस्तान का रिएक्शन आया, जैसे काम रहे हैं, काफ़ी लोगों का यही मानना है कि बैक डोर में इंडिया पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया होगा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं, और उन्होंने भी उस चीज़ को लाइटली लिया, क्योंकि अदरवाइज अगर ये बैक डोर में बात नहीं होती तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर कहलाता, और एक्ट ऑफ वॉर में पाकिस्तान के पास अपर हैंड था, वो कुछ भी कर सकता था। समझ रहे हो आप? ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान नहीं जाता वॉर में क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। तो किसी भी कंट्री को युद्ध में जाने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, या नहीं तो वो कंट्री रशिया कहलाती है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ओवरऑल आई थिंक सो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास अपर हैंड नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये शो करता है कि इंटेंशनली नहीं हुआ है। पर काफ़ी लोग ऐसा मानते भी हैं कि इंटेंशनली हुआ है, और लोग काफ़ी आंसर देते हैं कि नहीं डराने के लिए किया, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता डराने के लिए। इंडिया के पास इतनी ताकत है कि अगर इंडिया को उखाड़ना होगा तो कल पाकिस्तान साफ कर देगा एक दिन में। अगर इंडिया चाहे तो रातों रात पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता है मैप से, पर वो इंडिया नहीं करेगा। ये है, नॉट बिकॉज इंडिया इज़ नॉट पावरफुल, बट इंडिया के लिए पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो क्या ये इंटेंशनली किया? आई डोंट एग्री। आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आलोक भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आलोक भाई भी अगर इसका आंसर मुझे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे बात हो जाएगी उनसे, या नहीं तो अगर वो वीडियो के नीचे ही बता दें। मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली ये है। पर ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी आलोक भाई की, काफ़ी टाइम के बाद देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियो देख के, उनकी सारे पॉइंट्स जो उन्होंने कवर करे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मैं आलोक भाई के स्टेप पे चल रहा हूँ, जो वो डिफेंस में कर रहे थे अलग अलग चीज़ों में, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे ओपिनियन से आपको बुरा लगा उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और प्लीज़ कल लाइव डिबेट में ज़रूर आइए, बहुत मज़ा आएगा, हिमांशु को अच्छा लगेगा। मुझे सपोर्ट करिए और मेरे छोटे भाई हिमांशु को भी सपोर्ट करिए, ठीक है? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।